नमस्कार दोस्तों, मैं लोक गाथा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली पर हुए भयानक हमले के मलबे के बीच एनआईए के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आतंकवादियों के कुछ दस्तावेज और डिजिटल सुराग, लेकिन इनमें गोलियों और बमों का सीधा जिक्र नहीं था, बल्कि कुछ कोडवर्ड्स थे। शिपमेंट, पैकेज और एक ऐसा नाम जो इस जांच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है एक गहरी और खतरनाक साजिश की, जिसके तार देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशन से लेकर सरहद पार तक जुड़े थे। और उस साजिश के केंद्र में थे कुछ डिजिटल दस्तावेज। आज हम परत दर परत उस पूरी छानबीन का सच आपके सामने रखेंगे, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि तरह कितना करीब और कितना अनजाना हो सकता है। सेक्शन 1, दिल्ली का वो काला दिन। 10 नवंबर 2025 की शाम। दिल्ली की रफ्तार सामान्य थी। लाल किले के पास ट्रैफिक अपनी गति से रेंग रहा था। तभी शाम करीब 6:52 पर एक ओरदार धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गायों के परखच्चे उग गए और इलाका धुएं, चीखों और अफरा तफरी में डूब गया। जब धुआं छटा तो सामने तबाही का मंजर था। इस हमले में करीब 1 दर्जन मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अशोक कुमार नाम के एक बस कंडक्टर थे जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पंकज साहनी, जिसने परिवार को संभालने के लिए अपनी पाही छोड़ दी थी। और अमर कटारिया, जिसे उसके पिता ने उसके हाथ पर बने टैटू से पहचाना। अगले कुछ घंटों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनएसजी और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर थीं। मामला कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि भारत सरकार ने इसे एक आतंकी घटना घोषित कर दिया और जांच का इम्मा देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी निया को सौंप दिया गया। निया यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे 26/11 मुंबई हमलों के बाद आस तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जद तक जाने के लिए बनाया गया था। निया को यह अधिकार है कि वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के देश के किसी भी कोने में जांच कर सकती है। और निया को क्या पता था कि ये जांच उन्हें एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाएगी जिसकी सतह पर डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे सम्मानित चेहरे थे, लेकिन अंदर हर भरा था। सेक्शन 2, आतंकवादी के डिजिटल सुराग। जांच शुरू हुई। घटनास्थल से मिले सबूतों को खंगाला जा रहा था। तभी निया के हाथ वो चीहें लगी जिसने इस केस की दिशा ही मोड़ दी। ये अल फ्लाह यूनिवर्सिटी में मारे गए एक संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर उमर और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद कुछ डायरियां और 6 पेन ड्राइव थी। बाहर से ये किसी आम छात्र की डायरी जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर जो लिखा था और पेन ड्राइव में जो जानकारी थी वो किसी के भी होश उभारने के लिए काफी थी। जांच में 8 से 12 नवंबर के बीच किसी बड़ी योजना का जिक्र मिला। इसमें करीब 25 संदिग्धों के नाम थे, जिनके तार जम्मू, कश्मीर और हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी इसमें इस्तेमाल हुए कोडवर्ड्स। बार बार शिपमेंट, पैकेज और ऑपरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने जब इन कोड्स को डिकोड करना शुरू किया तो उनके पैरों तले मीन खिसक गई। शिपमेंट का मतलब था विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी और पैकेज का मतलब था उसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना और ऑपरेशन, उसका मतलब था आतंकी हमले को अंजाम देना। ये दस्तावेज सिर्फ एक आतंकवादी की प्लानिंग नहीं थे, बल्कि एक आने वाली तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट थे। आप ही सोचिए, उन दस्तावेजों में ऐसा और क्या लिखा हो सकता है। निया को अब एहसास हो रहा था कि दिल्ली का हमला तो सिर्फ एक झांकी थी, असली साजिश तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सेक्शन 3, साजिश का मकजाल। मिले सुरागों ने निया को फरीदाबाद की अल फ्लाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। ये यूनिवर्सिटी जो तालीम का केंद्र होनी चाहिए थी, वो आतंक की नर्सरी बनती दिख रही थी। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और 4 आतंकवादियों का मीटिंग पॉइंट था। यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर अपने साथियों के साथ बैठकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बनाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग यूनिवर्सिटी की लैब से ही केमिकल चुराकर विस्फोटक बनाने की कोशिश कर रहे थे। खुलासे यही नहीं रुके। जांच में कई पुरानी गाहियों का जिक्र मिला। ये सभी गाहियां एक और खतरनाक योजना का हिस्सा थीं। आतंकियों का प्लान दिल्ली में 26/11 मुंबई हमले जैसा कोहराम मचाने का था। उनके निशाने पर लाल किला और इंडिया गेट जैसे देश के कई महत्वपूर्ण स्थल थे। वो अलग अलग शहरों में एक साथ धमाके करना चाहते थे। ये कोई छोटे मोटे आतंकियों का ग्रुप नहीं था, ये एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था। पीए लिखे सम्मानित पेशे वाले लोग जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। ये लोग समाज में घुल मिलकर रहते थे और कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता था। ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए संपर्क में थे और वहीं से निर्देश ले रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय जैसी वित्तीय जांच एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो गईं।
ताकि इस आतंकी नेटवर्क की फंडिंग की कमर तोड़ी जा सके। सेक्शन 4, इंसानी कीमत। एक तरफ निया इस जटिल साजिश की परतें खोल रही थी, तो दूसरी तरफ उन परिवारों की दुनिया उज चुकी थी जिन्होंने अपनों को खोया था। ये जानना जरूरी है कि आतंकवाद की असली कीमत कौन चुकाता है। पंकज साहनी, एक नौजवान लड़का जिसने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अपनी पाई बीच में ही छोड़ दी। वो उस दिन भी काम पर निकला था, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटा। अमर कटारिया, जो अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा था। धमाके के बाद जब उसके पिता उसे ढूंढने अस्पताल पहुंचे, तो उन्होंने अपने बेटे को उसके हाथ पर बने टैटू से पहचाना। अशोक कुमार, एक बस कंडक्टर जो रो की तरह हारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा था, लेकिन उस दिन खुद अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल गया। मोहसिन और जुम्मन जैसे ई रिक्शा चालक जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे, उनके सपने उस धमाके की आग में जलकर राख हो गए। दोस्तों, आज के लिए इतना। हाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो मेन ऐप चैनल को प्लीज सब्सक्राइबर और लाइक केआर दीजिए। मुझे इसे आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है।